बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा सत्ती। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने एक बयान हल्फी दिया था, जिसमें उन्होंने साकिब निसार से मुतल्लिक ज़िक्र किया था कि उन्होंने एक जज को हुक्म दिया कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की जो जनरल इलेक्शन में उससे पहले बेल नहीं होनी चाहिए, उससे पहले ज़मानत नहीं होनी चाहिए। इस हफ्ते एक ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये ऑडियो टेप साकिब निसार की है, जिसमें वाज़े तौर पर सुना जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को लाना है और उसके लिए नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी होगी। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि सज़ा नहीं बनती, ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें ये करना पड़ रहा है। जबकि साकिब निसार की अगर बात करें तो साकिब निसार ने इस ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया है। नून लीग की बात करें तो नून लीग इस ऑडियो टेप को असली करार दे रही है। उसका ये कहना है कि जो सच है वो खुलकर सामने आ चुका है कि किस तरह से नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ और नून लीग के साथ नाइंसाफी की गई है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ये कह रहे हैं कि ऑडियो टेप अदलिया पर हमला है। ऐसे में सवाल हम अपने एक्सपर्ट से ये करेंगे कि क्या अदलिया की साख को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है उसकी छानबीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिलाखिर जो है वो वोट का हक मिल चुका है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट का हक मिलने पर बहुत खुश हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक भी की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। उनका ये कहना है कि जो हमारे वोट का हक पर सियासत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बलदियाती इंतखाबात में सहूलियात दी जाएं और कानून साजी पर अमल दरामद को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इंतखाबात में वोट का हक मिलने पर खुश हैं। सवाल हमारा ये है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं। इसके अलावा प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि लाहौर शहर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। हुकूमत ने काफ़ी इकदाम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद स्मोक जो है वो लाहौर में बढ़ती जा रही है, मज़ीद इजाफा होता जा रहा है इसमें। और स्मोक की वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, सांस की बीमारियां फैल रही हैं। मरीज़ जो हैं वो हस्पतालों में मौजूद हैं और हस्पताल मरीज़ों से भर चुके हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने एक जो सोल्यूशन निकाला है वो ये है कि स्कूल्स को, निजी दफातर को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो 3 दिन के लिए, हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला किया है। अब जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है। उनका ये कहना है कि इससे जो है वो तलबा का जो तालीमी निज़ाम है, जो तालीम है, उसका ज़िया होगा। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पीर की छुट्टी दी गई है उसको वापस लिया जाए। हफ्ते और इतवार की जो छुट्टी है वो ठीक है, लेकिन जो पीर की छुट्टी है उसको वापस लिया जाए। ऐसे में सवाल हम अपने एक्सपर्ट से ये करेंगे कि क्या फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए हुकूमत को मुल्की सतह पर जो है वो फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है या नहीं। आज के प्रोग्राम में हमारे पैनल का हिस्सा होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब और इसके साथ साथ में ज्वाइन करेंगे शराज खान साहब, आमना मसूद जंजुआ भी हमारे साथ होंगी, डॉक्टर बिशारत हसन भी हमारा साथ देंगे और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद जंगवी साहब। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि राना शमीम साहब ने एक बयान हल्फी दिया था जिससे सियासत में तहलका मच गया था। इस हफ्ते एक ऑडियो टेप मंजर आम पर आई है जिसे मुबैना तौर पर साकिब निसार के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि क्या अदलिया की इस साख को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है इसकी आला सतह पर छानबीन होनी चाहिए या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए और उसके लिए ये है कि इस मामले में अदलिया को खुद ऑर्डर देना चाहिए कि इसकी तहकीकात का तरीकाकार क्या होगा और क्या न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि इसमें ऐसा इंतजाम चाहिए जिसपे कि पब्लिक को पूरी तरह इत्मीनान हो, एतमाद हो। वैसे तो ये बज़ाहिर ये जो टेप्स हैं या जो भी ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ये दो तरह से मैं देखता हूँ। एक तो इंतहाई आप कह लीजिए कि बद-इखलाकी का मुज़ाहरा कि लोगों की आवाज़ें टेप ये करते फिरते हैं और फिर उसकी डॉक्टरिंग करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक इस चीज़ का पता चल चुका है कि ये फ्रॉड था, जाली थी। समा टीवी ने इस पे काम किया और उन्होंने जो ऑडियो टेप है उसको बिल्कुल ला के सामने रख दिया कि
साकिब निसार साहब की 2 तकरीरें हैं, बिल्कुल। जिनमें से उन्होंने कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, उठा के तो उनको जोड़ के तो कुछ बनाया। फिर अब कोई लफ़्ज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिस पे आवाज़ जो है वो डॉक्टर की जा सकती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप आवाज़ किसी की भी कॉपी करके तो उसको बना सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। तो ये तहकीकात हो जाएँ अगर, तो वो चीज़ें सामने आ जाएँ ताकि जिसने ये हरकत की है वो भी पता लग जाए। फिर मैं खुद भी ये समझता हूँ कि मियाँ साकिब निसार एक बहुत पुराना मज़ा हुआ पहले वकील और फिर उसके बाद जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इस तरह घटिया टाइप, क्योंकि ये मतलब ये तो बचकाना सी बातें लगती हैं, जो वो बातें मंसूब कर रहे हैं उनसे, वो बिल्कुल बचकाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी समझदार आदमी जो है वो इस तरह की बात करेगा, और अगर करनी हो तो ये चीज़ें बड़ी 7 पर्दों के पीछे जाके करते हैं। तो ये भोंडा किस्म का काम किया गया, बहरहाल इसको बेनकाब होना। फिर एक चीज़ मैं एक और आपको पहले मैं बात करना चाहता हूँ, एक अपने तजर्बे के तौर पे, अपना एनालिसिस के तौर पे। वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ और ख़ास तौर पे उनकी बेटी, उनसे तवक्को की नहीं जा सकती, कभी भी तवक्को नहीं की जा सकती कि कभी वो सच बोलेंगे या जालसाज़ी नहीं करें। ये दिमाग ही उधर चलते हैं। आपने देखा था कि जज अरशद मलिक की एक इन्होंने वीडियो बना के तो वो पब्लिक देगी, ये पहले दिन से साजिशी टाइप लोग हैं, इनकी बिल्कुल। हरकतें यही। ठीक है तो सर। लिहाजा मैं तो बगैर इसको यानी एनालाइज किए या इसके बगैर तहकीक के भी कह सकता हूँ, लेकिन बाकी पब्लिक की कंजम्पशन के लिए अगर इसकी एक मुनासिब तहकीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। जंगली साहब, राना शमीम के इल्ज़ामात के बाद अब जो है एक ऑडियो टेप मंजर आम पर आई है और मुबैना तौर पर इसको साकिब निसार से जोड़ा जा रहा है कि ये उनकी ऑडियो टेप है। इस तमाम तर मामले से अदलिया की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है, बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है अदलिया की साख को, इसकी आला सतह पर छानबीन होनी चाहिए या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हकीकत ये है कि आला अदलिया ही इस हमारे ये जो मनहूस सिस्टम है वतन अजीज में जारी, इसमें उम्मीद की एक किरण है जहाँ से इंसाफ की तवक्को लेके सियासतदान भी, अपोजिशन भी, हुकूमत भी, आम आदमी की तवक्को रखता है। लेकिन ये एक सिलसिला हमारे यहाँ चला आ रहा है और वो उसकी अगली किस्त के तौर पे ये एक जज ने दूसरे जज पे इल्जामात लगाए हैं। ये खालू मसल्ली ने नहीं लगाए, ये किसी नूरे नाई ने नहीं लगाए थे। लिहाजा उसकी भी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, दोनों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। ये नहीं है कि एक को आपने बुलवा लिया और दूसरा जो है वो मौजें करता फिरे। अगर अदलिया समझती है कि खुद उसके अपने वकार और साख को नुकसान पहुंचा है, तो चीफ जस्टिस साहब मोहतरम से गुजारिश है कि वो फौरन सो मोटो एक्शन लें। उनको किसने रोका है? फुल बेंच बनाया जाए ताकि हकायक सामने आ जाएं। क्योंकि इसमें जो सरकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो झूठ है। बिल्कुल ऐसा ही उनको है। कैसे पता चला कि ऑडियो झूठ है? आप लिपट रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो मुखालफीन है हुकूमत के, वो कहते हैं ऑडियो सच है। भाई आपकी बात पे कैसे यकीन कर लिया जाए? इसके लिए मुनासिब तरीन फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि इसका फोरेंसिक कराए। और अगर की गई फोरेंसिक पर जो मौजूद है फोरेंसिक, अगर उस पर एतमाद नहीं तो अदालत फोरेंसिक कराए। और दूसरी बात यह है कि अगर 126वें नंबर पर आने से आपकी साख मुतासर नहीं हुई, अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो बातें कही थी, सेठ वकार ने जो कहा था, वो जो टुन जज अरशद मलिक था उसने जो कुछ कहा था, जस्टिस मलिक कयूम की वो जो टेप सामने आई थी, नजरिया जरूरियत वाला वो जो जस्टिस मुनीर था, उसकी हरकत सकनात से अगर कोई फर्क नहीं पड़ा था, भुट्टो के अगर अदालती कत्ल से फर्क नहीं पड़ा था, चमक वाले वो जो फैसले थे बकौल बेनजीर भुट्टो के, उनसे कोई साख मुतासर नहीं हुई, और सीनियर जो वकल्ला अली अहमद कुर्द और हामिद खान के जो इल्जामात हैं, और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू जिसमें उसने कहा था अदालत को मैनेज किया जनरल राइस शरीफ ने मुशर्रफ के हक में, अगर इनसे अदालतों का इमेज नुकसान नहीं पहुंचता और फिर निचली अदालतों में लटके केसेस हैं जी और साइलों की दुहाइयां और बददुआएं हैं, ठीक है। अगर इनसे भी
साख को नुकसान नहीं पहुंचा है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन मैं ये तवक्को रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका एक्शन लेगी ठीक है। और इसका फोरेंसिक ऑडिट भी कराएगी, क्योंकि मरना तो हम सब नहीं है। ठीक है। तो वहां पे ना कोई चीफ जस्टिस होगा, ना कोई एंकर होगा, और ना कोई जर्नैल होगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा। हम सबको अपना हिसाब लेके जानना है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। ओवर टू यू शिराज खान साहब, व्हाट्स योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मदिया। आला अदलिया और आला अदालतों के जजों के किरदार और फैसलों के बारे में इस तरह के स्कैंडल राइट या रॉन्ग का मंजर आम पर आना मुल्क की अदलिया की साख और क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है। ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं। होना तो ये चाहिए कि अदलिया को खुद ही अपनी अदालतों पर लगे दाग और धब्बों को मिटाने के लिए कोई तरीकाकार वजह करना चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस लेकर एक लार्जर बेंच बनाए और फुल इंक्वायरी हो, या वज़ीर आज़म को डायरेक्शन दी जाए कि वो एक कमीशन बनाए, आला सतह कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार पर राना शमीम के इल्ज़ामात हों, या लाहौर में आसमा जहांगीर में जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जज साहबान की तकरीर हूँ, या साफ़ियों की जानब से और सियासी पार्टियों की जानब से अदारों पर इल्ज़ामात हों, या अली अहमद कुर्द की तकरीर हो, इन सब वाक़यात में मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी कौमी सानियात हैं। इन सब को इकट्ठा किया जाए और तहकीकात की जाए, वगरना ये अदालतें जो लोगों को उम्र कैद की सज़ाएँ देती हैं, फांसियों की सज़ाएँ देती हैं, आम आदमी के लिए इंसाफ करती हैं, तो इसके बारे में आम आदमी क्या सोचेगा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है या नाइंसाफ़ी हुई है। जब इतने बड़े बड़े फैसले स्कैंडलाइज हो गए हैं और मुतनाज़ा हो गए हैं, और हम कौम और बल्कि माशरे का हर फर्द तकसीम हो गया है, तो इससे फिर अदालतों की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है। एक गुजारिश ये भी है कि पीटीआई की हुकूमत के वज़ीर मशीर और ये सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून हो या दीगर जमातें हों, वो जजों के और अदालतों के कंडक्ट पर कोई साइड ना लें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसकी छानबीन करे। अदालतें जो होती हैं उनके फैसले बोलते हैं, जज खुद नहीं बोलते। और दूसरी बात ये कि जज या अदालतें अमीन होती हैं इंसाफ की, उन्होंने इंसाफ देना होता है। तो ये जो सारे मामले हैं इसकी छानबीन होनी चाहिए ताकि कौम का अदालतों पर और जजों पर एतमाद बहाल हो सके। आमना साहिबा, आपकी तरफ होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ये कह रहे हैं कि जो ये ऑडियो टेप रिलीज़ की गई है ये अदलिया पर हमला है। क्या समझती हैं आप कि क्या अदलिया की साख को जो इससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है उसकी आला सतह पर छानबीन होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये बहुत संजीदा है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है गुज़िश्ता दिनों में लाहौर में, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद मौजूद थे और उसमें उन्होंने बिल्कुल वाशिगाफ अल्फाज में ये कहा कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और अदलिया आज़ाद है और हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो मेरिट की बुनियाद पर कर रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप तमाम चारों सूबों की और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स के जजेस की भी तारीफ की और लोअर जजेस के भी उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई करप्शन या कोई वो नहीं है और इंतहाई दयानतदारी से सारे काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो ये वीडियो टेप आ रही है ये कोई और ही कहानी सुना रही है। तो अब मैं समझती हूँ कि अदलिया के ऊपर ये एक दाग लग रहा है, तो उनको ही इस पे कदम उठाना चाहिए और इसकी शफाफ इंक्वायरी के लिए कोई कमीशन बनाना चाहिए। ना सिर्फ ये कि कमीशन बनाए बल्कि सो मोटो पावर्स इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसको कोर्ट रूम नंबर 1 में इसकी समाअत होनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले कि अगर अदलिया के ऊपर गलत तरीके से कोई इल्जामात लगा रहा है या कोई टेम्परिंग हो रही है यहाँ पर, तो कौम को पता चले। और अगर ये कि वाकई में कोई इस तरह ब्लैक शीप अदलिया में है तो अदलिया उनका सद्देबाब करने के लिए कोई इकदाम उठाए। और हमें चाहिए कि इसकी जो है पार्लियामेंट और सेनेट भी इसका नोटिस लें, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी के ऊपर भी एक दाग बसता है कि एक ऐसा मुल्क जो कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसमें अगर इस तरह की वो हो रही है तो ये पूरी मुल्क की ये बदनामी है, एक डेमोक्रेसी के ऊपर भी एक दाग है। बिल्कुल। तो ना सिर्फ कि अदलिया को उसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए और इसकी शफाफियत सबके सामने 1-on-1 जाहिर करनी चाहिए, बल्कि
पार्लियामान को भी इसके बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात कौम को हो रहे हैं उसको साफ साफ उसकी तरदीद करें या उसकी तहकीक करवाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, व्हाट्स योर टेक? देखें जी, बात यह है कि इस तरह की जो ऑडियो टेप है ये बहुत आसानी से बन जाती है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है। कल ही मुझे किसी ने एक फॉरवर्ड किया है नवाज शरीफ साहब का इसी तरह का ऑडियो क्लिप, जिसमें कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये झूठ है और फेक है, वो जो ऑडियो है, और बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की आवाज़ में वो रिकॉर्ड की गई है। तो बात यह है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और उससे एक ऑडियो टेप तो बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, जिस पे किसी को शक भी नहीं हो सकता। इवन के जो फोरेंसिक लैब्स हैं, जैसे कि ये अहमद नूरानी साहब ने कहा है कि मैंने इसको टेस्ट करवाया है किसी फोरेंसिक लैब से अमेरिका में, वो भी उसको नहीं पहचान सकती आसानी से। तो बहुत अच्छी किस्म की जो है वो फेक ऑडियो बनाई जा सकती है। इवन के वीडियोस बनाई जा सकती हैं। वीडियोस में फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो पहचाना जाता है, लेकिन ऑडियो में तो कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए जब फेक कोई किसी का बयान देना होता है तो वो ऑडियो की शक्ल में आजकल सोशल मीडिया पे उसको रिलीज किया जाता है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेक वीडियो है, जिसको कि फेक ऑडियो है, जिसको कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, वो भी कह चुके हैं कि मैं डिनाई करता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि फिर ये ऐसी जो ऑडियो है क्यों लाई गई, और एक जो फॉर्मर जस्टिस हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान में थे, राना शमीम, उनका जो बयान हल्फी आया है वो क्यों आया है। ये सारी चीजें जो है ना ये रिलेट करती हैं कि कुछ मुकदमात चल रहे हैं हाई कोर्ट में, तो उन मुकदमात के ऊपर असर डालने के लिए इस तरह की जो है चीजें लाई जा रही हैं, बजाय इसके कि वहां पर सबूतों के साथ अपने आप को जो है इनोसेंट साबित करें। इस तरह की ऑडियोज और फिर वीडियोज, अब ये भी सुन रहे हैं कि एक और वीडियो आने वाली है जो कि मरहूम जज जो है नायब के जो थे उनकी बनाई गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि उन्होंने एक एफिडेविट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मुझे किस तरीके से एक औरत के जरिए ब्लैकमेल किया गया और वीडियो बनाई गई, और मेरी वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो जो है वो काफी सालों के बाद फिर कई करोड़ में बेची गई, और जिन लोगों ने वो खरीदी उन्होंने फिर मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे बयानात दिलवाए। तो अब उनकी एक और वीडियो लाने की तैयारी हो रही है। देख लीजिए कि ये किस तरह हमारी सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। और मैं समझता हूँ कोई दबाव नहीं है इस वक्त अदलिया पर। जो चीफ जस्टिस हैं मौजूदा, उन्होंने कैटेगोरिकली ऐलान किया है आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होता। उन्होंने डिनाई किया है कि किसी किस्म के दबाव के नतीजे में जो है अदलिया की 126वीं है कितनी पोजीशन आई है। ठीक है, अदलिया की जो ये 126वीं डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, उसका लोगों को अच्छी तरह पता है उसकी वजह क्या है। ठीक है, ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया डॉक्टर साहब। जनरल साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के इंतखाबात में वोट का हक तो दे दिया गया है, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। ओवरसीज पाकिस्तानी खुश भी हैं इस फैसले पर, लेकिन क्या समझते हैं आप कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दी जानी चाहिए? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सोच विचार की जरूरत होगी। इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि आप उनको पार्लियामेंट में जगह देते हैं और फिर वो उसके लिए एक ओथ भी देना होता है, एक आपको ओथ देना होगा वफादारी का अपने मुल्क के साथ। अब ये कि एक शख्स है, उसके पास दोहरी शरीयत है और उसने किसी और मुल्क के वफादारी का भी ओथ लिया हुआ है, तो वो फिर बट गया दो जगह पे। अब अगर उस मुल्क के साथ हमारे कोई सिक्योरिटी के या आप कह लीजिए किसी तरह के भी मुफादात का एक टकराव अगर मौजूद हो, तो फिर वो किसके साथ वफादार होगा? जिसका हल्फ उसने बाहर जाके लिया है, या इस मुल्क के साथ जहां वो वोट देना चाह रहा है, या वहां जहां वो खड़ा हो गया इलेक्शन के लिए। तो मेरा ख्याल है उस आदमी के लिए, उस शख्स के लिए भी आपने एक बिला वजह का इम्तहान बना दिया, तो बेहतर ये होगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा न दे। लेकिन अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा है कोई जिसकी शरीयत सिर्फ पाकिस्तान की है, लेकिन वो बाहर वर्क विजा पे है या किसी और वजह से काम कर रहा है, बेशक 4 साल से 5 साल से बाहर हो, तो उसका राइट बनता है कि वो
इलेक्शन में आके तो शिरकत करे, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो लड़े, लेकिन दोहरी शरीयत वाले को लाजमन इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जंगवी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक तो मिल गया है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं? देखिए, ये जो वोट का हक मिलना है ओवरसीज पाकिस्तानी को, ये एक खुश आइंद बात है। वो लोग भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के माहौल से जुड़े रहेंगे और ये उनको इस बात का एहसास रहेगा कि उनको पाकिस्तान में वोट डालने का हक है। लेकिन अभी ये जो कानून तय पाया है, अभी तो बिल पास हुआ, अभी उसकी जुजियात अलबत्ता तरीकाकार और सारा कुछ तय होना बाकी है। तो बिल्कुल। इलेक्शन लड़ने की भी उनको इजाजत होनी चाहिए। क्या मजायका है इसमें? इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन लड़ के सेनेटर, एमएनए, एमपीए, चेयरमैन, जिला कौंसिल या बल्दिया कौंसलर नहीं बन सकता ओवरसीज पाकिस्तानी, मगर डायरेक्ट हवालदार की तरह वो डायरेक्ट पाकिस्तान का वजीर आजम लग सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि बन सकता है, वो लग जाता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 2 मिसालें मैं पेश करता हूँ, एक मोइन कुरैशी और दूसरे शौकत अजीज। और मौजूदा हुकूमत में वो वजीर के बराबर मुशीर मौजूद हैं, जुल्फी बुखारी भी हैं, रजा बाकिर भी हैं, और भी कई बहुत सारे हैं, कुछ तो छोड़ के दौड़ गए थे। अच्छा जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों पर एतमाद करने की जरूरत है और उनको बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे राग़िब करने के लिए जरूरत है ताकि सरमायाकारी में इजाफा हो। बिल्कुल। लेकिन कर्ज उतारो, मुल्क संवारो स्कीम में अंदरून बैरून मुल्क लोगों ने दिलचस्पी ली, लेकिन एडमी धमाकों के बाद डॉलर अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। अच्छा, फिर आ गया वो एक डैम फूल बनाया जिसने कौम को, तो वो उसने डैम तो क्या बनाना था, बाबे रहमते ने वो पैसों का ही नहीं हिसाब दे रहा कि वो पैसे किधर गए, और वो हाथ कर गया लोगों के साथ। जो ज्यादा बड़ा जुल्म है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ वो है सुरख फीता, नौकरशाही। एयरपोर्ट से ही उनके साथ हाथ होना शुरू हो जाता है। आसान तरीका, हुकूमत ने ये सोचा कि ये एमनेस्टी स्कीम, ये जो है, ये काला पैसा, ये हराम का जो पैसा है, इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगा के तो एमनेस्टी दे दी। हालांकि यही वाली सहूलत अगर बाकियों को भी दी जाए, बाकी इंडस्ट्रीज को भी, तो मुल्क में बेहतरी आ सकती है, और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी को, क्योंकि हमें डॉलर्स दरकार हैं। हमारे यहाँ वो जो डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं, जो मुशीर हैं, मुशीर खजाना पंजाब हुकूमत के, उन्होंने तो बता ही दिया कि हमारे पास तो कर्जों पर सूद देने तक के लिए भी डॉलर दस्तयाब नहीं है। ठीक तो है। इनकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है ओवरसीज पाकिस्तानी की, और उनको इस कौमी धारे में ठीक है। बिल्कुल शामिल करना ठीक है, चाहिए। आपका पॉइंट आ गया सर। इसी सवाल के साथ शिराज खान साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या कहेंगे? मदिया, जवाब तो मेरा हाँ में है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बिहाफ पर सबसे पहले मैं रोज़ न्यूज़ के चेयरमैन जनाब सरदार खान न्याजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ओवरसीज़ के वोटों के हवाले से असम्बली में ये जो बिल पास हुआ है इसकी हमेशा हमायत की है। दूसरी बात ये सभी ने किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट डालने का हक पहले से ही था। जो भी शख्स पाकिस्तानी पासपोर्ट या नेकअप कार्ड रखता है वो वोट डालने का हकदार पहले से ही था। अब 90-95 लाख जो पाकिस्तानी बैरूनी ममालिक में आबाद हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शन में जो है वो जाए बगैर जिस भी वो मुल्क में रहते हैं वहाँ से अपने अपने हलके में वोट डाल सकेंगे। ये बिल जो है मंजूर हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट कैसे लिया जाए। अब दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी आबाद हैं, हुकूमत के इस बिल के पास होने पर जो उन्होंने रद्द अमल दिया है वो बहुत मुस्बत दिया, और वज़ीर आज़म को ज़ाहिर तहसीन, खराज तहसीन भी पेश किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जो पाकिस्तान में के इलेक्शन में वोट दे सकता है, 22-24 जो है वो हल्के ऐसे मैंने मार्क किए हैं जहां पर डायरेक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोट जो है किसी को इलेक्शन जितवा सकते हैं या हरवा सकते हैं। तो अगर ये लोग वोट दे सकते हैं तो फिर इनको इलेक्शन में ज़ाहिर वोट इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त दी जानी चाहिए।
इस सिलसिले में पाकिस्तान ख़ास करके जो दोहरी शरीयत वाले हैं उन्हें पाकिस्तान का आइन इजाज़त नहीं देता। उन्हें पहली अपनी शरीयत जो है दूसरी शरीयत छोड़नी पड़ती है जिसमें तब्दीली की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जन्म से ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान की मैशत का पीएच चलता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाई जाए, इसीलिए वो उनको सहूलतें देने के बारे में पोर्टल सिस्टम मुतारफ़ करा रहे हैं, डिजिटल अकाउंट खोलने की इजाज़त है। लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी उसी सूरत में आ सकती है जब करप्शन ख़त्म हो, हुकूमत मस्तकम हो और अफरा तफरी और हंगामे ना हो, और तभी तो सरमायाकारी आ सकती है। वरना जहाँ पर अफरा तफरी होगी, हुकूमत अब गई कल गई, तो इस सूरत में कहाँ ओवरसीज़ से सरमायाकारी आएगी। आमना साहिबा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के इंतखाबात में वोट डालने का हक मिल गया है। क्या समझती हैं आप कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल दी जानी चाहिए। ये बहुत अरसे से ये इसकी एक एफर्ट हो रही है पीटीआई की तरफ से कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, तो उनका ये मतलब तो नहीं है कि वो वहाँ पर शहरियत इख्तियार उन लोगों ने नहीं कर ली। कुछ हैं जो कि बहुत माइन्यूट तादाद है जिनके डुअल नेशनल्स हैं, मगर ज़्यादातर लेबर क्लास है या बिजनेसमैन कम्युनिटी है या फिर बिल्कुल। स्कॉलर्स हैं जो कि बाहर पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर बैरून मुल्क गए हुए हैं। और जिस टाइम पे इलेक्शंस होंगे उनका भी हक बनता है कि वो अपना वोट डालें, अपना वोट कास्ट करें, अपनी राय जो है वो उसमें कौमी जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें उनकी भी मानी जाए, सुनी जाए। तो ये जो इस्लाहात हो रही हैं इंतखाबात के हवाले से, तो ये खुशाइन है। और अगर इसमें अपोजिशन की भी और तमाम लोगों की, स्टेक होल्डर्स की इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया और ये चीज़ नाफिज हो गई, तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के लिए बहुत बेहतरी होगी। और आगे चाहे किसी की भी हुकूमत आए तो बाहर बैठे हुए लोग भी इसको ओन कर सकेंगे, इसमें अपना किरदार अदा कर सकेंगे। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जो वहाँ पे ज़र मुबादला भेज रहे हैं पाकिस्तान में और उनके ख़ानदान यहाँ पर हैं, उनकी रूट्स यहाँ पर हैं, उनका हक बनता है कि वो अपने मुल्क के इंतखाबात में हिस्सा लें। और इससे ये एक इनका वोट जो होगा एक बड़ा डिसाइसिव वोट होगा। और पाकिस्तान में अगर एक नई रिवायत ये कायम होने जा रही है तो मैं समझती हूँ अपोजिशन को भी बिल्कुल चाहिए कि इसके साथ का साथ दें और इसको राइज करने में हुकूमत की मदद करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? अच्छा इकदाम है इस हुकूमत का कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो कि इस मुल्क को जिन्होंने पिछले साल तकरीबन 30 अरब डॉलर भेजे हैं और वो 30 अरब डॉलर जो है हुकूमत के खजाने में गए हैं और उसकी जगह जो है पाकिस्तानी रुपए उनके रिश्तेदारों को दिए गए हैं। ये 30 अरब रुपया, ये 30 अरब डॉलर वो रकम है जो कि किसी भी तरह का लोन नहीं है। IMF सिर्फ एक साल में आपको 1 अरब देता है और उसके साथ इतनी शराइत लगा देता है कि आपके मुल्क में हर चीज को महंगा कर देता है। बिल्कुल। जबकि दूसरी तरफ 30 अरब डॉलर जो भेजते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, हम उनको वोट का हक भी नहीं दे रहे थे। तो ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का, अच्छा कदम है। इसके साथ आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए? तो क्यों नहीं होनी चाहिए? वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है जो उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, उनको जरूर इजाजत होनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सकें। और जो ड्यूल नेशनल्स हैं ये बहुत एक जो है उनकी किरदार कुशी की जाती रही है पिछले कुछ सालों से उन करप्ट लोगों की तरफ से जो कि नहीं चाहते कि पढ़े लिखे ओवरसीज पाकिस्तानी या ड्यूल नेशनल जो है पाकिस्तान आए और यहाँ आकर कोई ओहदे लें। उनके खिलाफ ये किरदार कुशी की जाती रही है। देखें ड्यूल नेशनल वो क्यों बनते हैं? हुकूमत पाकिस्तान ने 12 मुल्कों के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, वो तुम लोगों की ड्यूल नेशनलिटी ले सकते हैं, तुम्हारी नेशनलिटी भी ले सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है, तो वो क्योंकि अलाउ किया हुआ है इसलिए वो जाकर वहां पर ड्यूल नेशनल बनते हैं। और आपको पता है कि हमारे आइन में ऐसी कोई चीज नहीं थी और ये किसने उसमें डाला है आइन में कि इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जो कि एक फौजी हुक्मरान थे जनरल ज़ियाउल हक। तो जनरल ज़ियाउल हक की डाली हुई तरमीम है, इसको खत्म किया जाना चाहिए और उनको बिल्कुल इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन जैसे लोग आएंगे क्योंकि पढ़े लिखे होंगे, क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे और वो असेंबलियों में बैठेंगे और वहां का तजर्बा लाएंगे, वहां की उन्होंने देखा हुआ है किस तरीके से वहां के MPs काम करते हैं, जो सिर्फ अय्याशी नहीं करते बल्कि डिलीवर करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ इस मुल्क की जो है वो किस्मत बदल जाएगी। उनको रोकना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्राइम है, इलेक्शन ना लड़ने देना उनको। ठीक है।
जन्नत साहब, मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती आलूदगी और गंदगी की वजह से लाहौर शहर में इस वक्त स्मोक का राज है। और अगर बात करें तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त दूसरे नंबर पर आ गया है। पंजाब हुकूमत ने इस तमाम तर मामले से निपटने के लिए स्कूल्स को और दफातर को 3 दिन हफ्ते में बंद रखने का फैसला किया है। क्या समझते हैं आप कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, या फिर पंजाब हुकूमत को इस मामले को से निपटने के लिए मुल्क गिर सतह पर हंगामी इकदाम की ज़रूरत है? देखिए, ये एक बहुत ही टेक्निकल भी है और उसके साथ साथ ये है कि बड़ा गंभीर मसला है। इसमें 2 इश्यूज आ जाते हैं। एक तो ये कि सांस लेना वहां पे काफी नुकसानदेह और मुश्किल हो जाता है। घर में तो आप फिर भी कुछ माहौल रख सकते हैं बेहतर, लेकिन बाहर सड़कों पे स्मॉग बिल्कुल थिक होती है और सांस लेना भी लोगों के लिए दुश्वार होता है। दूसरा मसला विजिबिलिटी। ये इतनी थिक हो जाती है स्मॉग शाम के वक्त के आप बाहर निकलें तो आपको फासले, बड़े थोड़े फासले तक भी आपकी निगाह देख नहीं सकती। नतीजा ये है कि एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं। बिल्कुल। अब इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि या तो इसका कोई साइंटिफिक हल हो, और वो 1 दिन या 2 दिन का नहीं। इसके जो कॉजेज लोग बताते हैं या जिन्होंने तहकीक की है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे सर्दी का मौसम जैसे शुरू होता है तो ये वक्त आ जाता है अगली फसल का, यानी गंदम की फसल लगाने का वक्त आ गया। तो किसान जो है उन्होंने पीछे गन्ना काटा होगा या जो भी फसल काटी उसको वो तल्फ करते हैं, जलाते हैं, और उसकी वजह से ये एक धुआं वगैरह ये उठ के तो फिर फजा में मुअल्लक हो जाता है। अगर यही वजह है तो फिर तो किसानों को पाबंदी रखी जा सकती है कि वो ना जलाएं और वो भूसा वगैरह पड़ा रहने दें, जबकि मौसम बेहतर हो फिर जला दिया जाए। तो वो तो हल उसका हो सकता है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई मौसमियाती ऐसी चीजें हैं तो वो शायद आपके लिए मुमकिन ना हो कंट्रोल करना। अब ये फिनोमेना कोई आज का नहीं। हम्म। मैं बहुत पुरानी बात जानता हूं कि मैंने 1973 से देखा है या उससे भी कुछ पहले कि इन दिनों आके फ्लाइट्स वगैरह बिल्कुल लाहौर आनी बंद हो जाती थी क्योंकि ये विजिबिलिटी का मसला होता था, नजर नहीं आता। तो ये निगाह जो है वो महदूद हो गई। उसके साथ साथ आपने देखा कि अगर सेहत का भी मसला है तो ये हल अच्छा तो नहीं है कि आप स्कूल बंद करना शुरू कर दें। ये एक मसनूई हल है जो कि गलत साबित हो सकता है, जिससे बच्चों की तालीम पे बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन वक्ती तौर पे ये अगर मजबूरी है तो ठीक है ये करके, लेकिन इसका मुस्तकिल हल होना ढूंढने चाहिए। की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये तो हर साल का मसला हमें पता है पहले से ही होता है कि ये अक्टूबर नवंबर में आके ये काम शुरू हो लेकिन जाए। फिर भी हम कुछ नहीं काम करते इसके ऊपर। हाँ, तो इसके ठीक लिए है। एक परमानेंट हल ढूंढना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। जंगवी साहब, लाहौर में इस वक्त स्मोक का राज है, और अगर बात की जाए तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त दूसरे नंबर पर है। हुकूमत ने इसका तरीका ये ढूंढा है कि स्कूल्स को, दफातर को जो है वो 3 दिन बंद रखा जाएगा हफ्ते में। क्या समझते हैं आप कि क्या ये फैसला दुरुस्त है स्कूल्स को बंद रखना, या फिर इस आलूदगी से निपटने के लिए हंगामी तौर पर इकदाम की ज़रूरत है? देखें, ये जो चाहे स्मोग है, चाहे गंदगी है, चाहे आलूदगी है, चाहे तालीमी मामला है, चाहे अमन व अमान है, कुछ भी है, उन तमाम के लिए फौरन और मुल्क गिर जो है वो हंगामी इकदाम की जरूरत है। लेकिन अगर ये पंजाब, चूंकि ये मामला ज्यादा पंजाब में है, तो पंजाब हुकूमत को इस सिलसिले में फौरन इकदाम उठाने चाहिए। लेकिन उन्होंने इकदाम उठाने की बजाय वो कोई फ्रॉडिया उसने क्या किया कि जो मीडिया है उस पर ही पाबंदी लगा दी थी कि जी स्मोक की पैमाइश के हवाले से आप खबर नहीं दे सकते, क्योंकि मीडिया जो है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। अब जो मीडिया बता रहा था कि जी ये खराबी पैदा हो रही है, तो अब पंजाब हुकूमत ने है खुद ही 3 दिन की स्कूलों में भी छुट्टी दे दी और दफ्तरों में भी छुट्टी दे दी। तो वो जो था जाहिल आदमी जिसने वो पाबंदी लगाई थी, उसको जेल भिजवाना चाहिए। एक दूसरा, इस गवर्नमेंट ने बस मेरा ख्याल है 2-3 और एक ये वाला स्मोक वाला, इसमें ये काम किया कि इसका इल्जाम भी इन्होंने नून लीग और पिछली जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उन पर नहीं लगाया, क्योंकि ये तो ये कह के फारिग हो सकते थे गुलजार साहब कि डॉलर और शायद जरूरत की कीमतों की तरह ये स्मोक और आलूदगी को भी
पिछली हुकूमतों ने मसनूई तौर पर आसमान में कहीं छुपा रखा था। तो इनके खिलाफ इन पे नैब को छोड़ा जा सकता था अपोजिशन पे इस फोग और स्मोक और गंदगी और आलूदगी के लिए भी, लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है कोई उनको ख्याल नहीं आया, आ जाएगा तो ये ऐसा भी कर लेंगे। और मीडिया से जरा शर्मीले हैं बकौल इमरान खान के कि बुज़दार जो है अपनी कामयाबियों को उजागर करने में जरा शाये फील करते हैं। ये मेरा ख्याल है शर्मीले नहीं है, शर्मिंदगी की वजह से नहीं आते। मीडिया ने अगर उजागर ना ये किया होता तो ये अभी इस पे भी जो है ये हुकूमत ने आंखें बंद रखनी थी और हंगामी इकदाम करने चाहिए। और सीएम जो बुज़दार हैं, जो बयानात रोजाना जारी करता है ना, सिर्फ अगर वो कैमरे के सामने रवानी से और अटके बगैर अपने ही जो जारी बयानात है उनको पढ़ के सुना देना तो मैं मान जाऊंगा उसको कि वो वाकई यहाँ पे वजीर आला लगा हुआ है यहाँ पे पंजाब में। बहरहाल अच्छी बात यह है कि हुकूमत इक़दाम करे और लोगों को इस अजाब से बचाए, लेकिन बातें ना करे, खाली काम करे, चूंकि काम करने से ही लोगों को सहूलत और फायदा होगा। वरना गल्लां दे गल लड़ने इनसे जो है ना काम की तवक्को रखना वैसे है तो हमाकत ही, लेकिन बहरहाल फिर भी तवक्को इन्हीं से करनी चाहिए कि ये कुछ करके दिखाएंगे, अगर के ये नामुमकिन सा काम है। ठीक है शिराज खान साहब, आपकी तरफ आऊंगी, व्हाट्स योर टेक? देखिए, मेरा जवाब तो हाँ में है। इमरजेंसी बुनियादों पर कौम, हुकूमत और मीडिया को मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। मौलियाती तब्दीलियों से हमें और हमारी नस्लों की ज़िंदगी को जो ख़तरात लाके हैं उनसे निपटना होगा। यूके में रवां माह 1 नवंबर से 12 नवंबर तक मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक जो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, मैंने ये विटनेस किया कि मगरबी मीडिया ने कुल वक्ती अपनी न्यूज़ और प्रोग्रामों को इसी पर ही फोकस रखा ताकि दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जा सके। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में मौत की 80% जो शरह है वो मौलियाती आलूदगी और गंदगी की वजह से होती है, जिसमें स्मोक सबसे ज़्यादा आम है। स्मोक की वजह क्या है और इसके नुकसानात क्या है, इसका मुख्तसर अगर जायज़ा लें, स्मोक की बड़ी वजह गाड़ियों, फैक्ट्रियों और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों, कोयले और गैस से उठने वाला धुआं है, जो जहरीली गैस का मिक्सचर बन जाता है। गर्द गबार और फ़ज़ा में मौजूद आबी बखारात से मिलकर गहरा जहरीला मादा बन जाता है, जिससे स्मोक बनती है, जिससे इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरात लाक हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हार्ट अटैक होते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, फेफड़े बुरी तरह अफेक्ट होते हैं, खून की सर्कुलेशन रुक जाती है। लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा है, बल्कि तीसरे नंबर पर है दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि हम भारतीय बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं और भारतीय पंजाब और दिल्ली जो है वो इतने आलूदा हैं जिसका शुमार नहीं किया जाता। और भारत मजमूई तौर पर दुनिया में तीसरे नंबर पर है जो मौलियाती आलूदगी का शिकार है। पाकिस्तान 195 ममालिक में 154 नंबर पर आता है जो आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। लाहौर दुनिया में आलूदगी की वजह से उसके जो हालात है जिस तरह के बन गए हैं, इसी तरह ख़तरा यही है कि पाकिस्तान के दिगर शहरों में भी ऐसे हालात पैदा होंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर जो है वो दे रहे हैं ताकि वो मालियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान उससे निबरत आज़मा हो सके और इंसानों की ज़िंदगियाँ सेव कर सके। अगर इस पैसे को सही तरह से खर्च किया जाए तो हम इसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। अभी सिर्फ जर्मनी ने पाकिस्तान को 150 मिलियन मौलियाती तब्दीलियों के हवाले से दिए हैं और बाकी ममालिक की मुझे तफसील मालूम नहीं है। जरताज गुल साहिबा, रियाज फतियाना और अमीन असलम साहब यहाँ यूके में आए थे, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। आई होप कि ये पैसा मौलियाती तब्दीलियों के हवाले से जिन चैलेंजों का हमें सामना है, ये पैसा उधर ही खर्च होगा और हमारी ज़िंदगियाँ सेफ हो सकेंगी। शुक्रिया। आमना साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी। मौसमियाती तब्दीली की वजह से लाहौर शहर में इस वक्त स्मोक का राज है। इसके पेश नज़र स्कूल्स को 3 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है हफ्ते में। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए हमें मुल्कगीर सतह पर हंगामी तौर पर इक़दाम की ज़रूरत है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है हंगामी इक़दाम की।
और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल बंद कर लेंगे तो स्मॉग में कोई कमी हो जाएगी या पोल्यूशन में कोई कमी हो जाएगी। लेकिन स्पेशली जो लाहौर है या जो बहुत इस तरह के शहर हैं सेंट्रल पंजाब के, वो उसकी रीजन कुछ और है। सिर्फ ये नहीं है कि जो उस शहर का पोल्यूशन है उसकी वजह से वो एक गर्दालूद हो गई है उसकी फिजा, और इतनी सख्त किस्म की ये एक खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुकी है। पोल्यूशन का लेवल जो है वो दुनिया में चंद ऐसे शहरों में हो रहा है जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन जिन शहरों में है, तो लाहौर भी उनमें शामिल हो रहा है। उसकी वजह से आंखों में मिर्चें लगती हैं, गले में मिर्चें लगती हैं, और आपका गला, सांस की बीमारियां फैल रही हैं इससे, अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। हाँ जी, इस तरह की चीजें उससे होती हैं कि वो एक उसका कोई इलाज ही नहीं है। एक कांस्टेंट एक थ्रेट है जो कि सबको फील हो रही है, उनकी हेल्थ के ऊपर एक वो बन रहा है। तो मैं समझती हूँ सिर्फ ये नहीं हो सकता कि अगर आप स्कूलों को बंद कर दें या कोई दफ्तरों को ना जाए, 3 दिन जाए 3 दिन ना जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा कि जो जितनी सड़क पे जितनी गाड़ी है, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, वो वैसी ही रहेंगी, उसमें 19-20 का ही फर्क पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई ऐसी आपको एनवायरनमेंट के हवाले से कोई इकदाम की जरूरत है, कोई रिसर्च की जरूरत है कि इसकी वजह क्या है, ठीक है, और उसको हम किस तरह से वो अवॉइड कर सकते हैं। बाज़ दफा आपको आर्टिफिशियल रेन करनी पड़ती है। ये इस किस्म की चीजें हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए कि पूरी फिजा जो है वो इस तरह से गर्दालूद है और इसमें इतनी ज्यादा ऐसी एसिडिक गैसेस मौजूद हैं जो कि इंसानी हेल्थ के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो बड़े पैमाने पे इसकी रिसर्च होनी चाहिए, और फिर ऐसे न सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में प्रायोरिटी के ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। पाकिस्तान वैसे भी जो ठीक है, नाइट्रोजन गैसेस में के एमिशन में काफी बेहतर है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और अगर ऐसे ही इकदाम करें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सब्जेक्ट है, जैसे आप जानती हैं कि मैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्पेशलिस्ट भी हूँ। बात यह है कि सिर्फ लाहौर ही नहीं, लाहौर को 7 दिन तक दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड शहर होने का एजाज हासिल हुआ है पिछले 7 दिन। कल चौथे नंबर पे था और आज दूसरे नंबर पर है दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी ज्यादा पोल्यूशन है लाहौर में और बाकी शहरों में। ये तो सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात है। हमारे तमाम शहर, जिसमें इस्लामाबाद जैसा शहर भी शामिल है जो कि आपको बहुत खूबसूरत बाहर से नजर आता है, लेकिन यहाँ का भी सॉलिड वेस्ट जो है वो सारा का सारा ओपनली डंप होता है। यहाँ का जो लिक्विड वेस्ट है वो नालों में सारा का सारा जाता है। और यहाँ पे एयर पोल्यूशन का ये हाल है कि आज की रिपोर्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की, इस्लामाबाद में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह कारखानों का धुआं, जिसकी वजह गाड़ियों का धुआं, जिसकी वजह जो है यहाँ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उससे पार्टिकुलेट मैटर बहुत बढ़ जाता है हवा में। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारे पाकिस्तान में। कराची तो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है, इस तरह लाहौर और बाकी बड़े शहर हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि पोल्यूशन क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? बुनियादी वजह यह है कि आपकी मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज में कोई एनवायरमेंटल इंजीनियर नहीं है जो कि इसको जो है कंट्रोल कर सके। इनका एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट स्टडीज सेंटर है जिसमें 3 साल से उसका हेड नहीं लगाया गया, क्योंकि उसका इश्तहार दिया जाता है और उसके बाद कह देते हैं जी हमें तो कोई मिला ही नहीं। और उसके बाद अब ये किया है कि इससे रिलेटेड हमारे प्रोग्राम में बात हो चुकी है सर। 3 साल से जब ये एक ऐसे ओहदे को खाली रखेंगे जिसका काम ही ये है कि रिसर्च करे कि वो क्यों इस तरह की पोल्यूशन हो रही है, तो आप देख लें कि तो सर इसका सोल्यूशन क्या स्कूल्स को बंद रखना है, दफातर को बंद रखना है? देखिए, आप स्कूल और दफातर बंद कर देंगे तो फिर आपका काम कैसे चलेगा? अगर आप 7वें दिन बंद करके बैठ जाएंगे, जब वो खुलेंगे तो फिर पोल्यूशन तो वहां मौजूद होगी। तो फिर इसका हल क्या है सर, सोल्यूशन क्या है इसका? मुझे आप बताइए कि स्कूलों से तो नहीं हो रही, ये तो कारखानों से हो रही है। ये जो क्रॉप वेस्ट जलाया जाता है, लेकिन कारखानों को भी बंद नहीं कर सकते सर, इसका प्रॉपर सोल्यूशन आप बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उन पे ऐसी डिवाइसेस लगाई जा सकती हैं। इनके पास तो है ही कोई एक्सपर्ट नहीं जो इनको बताए कि कारखानों के धुएं को कैसे कंट्रोल करते हैं, गाड़ियों के धुएं को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्रॉप वेस्ट जो ये जलाते हैं इसको कैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बजाय इसके कि इसके धुएं से आप मुल्क में जो है वो स्मॉग फैलाएं। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक्सपर्ट्स जो है वो ही कर सकते हैं। लेकिन अफसोस है इस हुकूमत के ऊपर जिसने के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सारा दिया हुआ है। यही हाल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में है, यही हाल पावर डिवीजन में है, यही हाल आप जिधर देख लें वहां पर है। तो इसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है हर तरफ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिर निसार की ऑडियो टेप के हवाले से। इसके साथ हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो हक मिला है, उस हवाले से आज हमने अपने एक्सपर्ट्स की राय जानी। और इसके साथ साथ जो बहुत मेन इशू जिसको कह लें वो इस वक्त है लाहौर में स्मोक बढ़ती जा रही है। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात की आलूदगी की वजह से लाहौर शहर इस वक्त जो है वो उसमें स्मोक का राज है। स्मोक जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। इससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। सांस की बीमारियों की बात करें तो सांस की बीमारियां इससे बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। जो शहरी हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत ने इस तमाम तर मसले का जो हल निकाला है वो ये है कि स्कूल्स को, निजी दफातर को, जो है कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला किया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। उनकी बात भी अपनी जगह बजा है कि इससे तलबा का जो तालीम है उसका नुकसान हो रहा है। ऑलरेडी कोविड में जो है वो 2.5-3 साल से बच्चे ऑलरेडी स्कूल नहीं जा रहे, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था बच्चों की तालीम पर। लेकिन अब स्मोक की वजह से जो 3 दिन स्कूल्स को बंद रखने का फ़ैसला किया है, इससे भी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं वो नाला हैं, बच्चे भी नाला हैं, बच्चों के वालिदैन हैं वो भी इस फैसले से नाला हैं। सवाल अब ये है कि क्या इस मसले का हल यही है कि बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, जो मुलाजमीन हैं वो दफातर ना जाएँ, कॉलेज में तलबात ना जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएँ। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले पर जो है इसकी प्रॉपर तहकीकात करे कि इस आलूदगी की जो वजूहात हैं वो क्या हैं, और उन वजूहात को जो है हल करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि आप स्कूल्स को बंद करें। आप हंगामी तौर पर इक़दाम करें जिससे स्मोक को कम किया जा सके और लाहौर शहर को इस आलूदगी से पाक किया जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।